डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं राजनीति शास्त्र का अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का दूसरा पार्ट लेकर। ये आज हमारा इसका अंतिम पार्ट होगा। आज ही हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आज इसमें हम लोग कुछ प्रमुख सवालों को करने वाले हैं, जिसे मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो आइए ज़रा सबसे पहले आज की क्लास को हम लोग शुरू करने में देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है। क्या चीज़ देखना है हमको? सांप्रदायिकता क्या है, सबसे पहला सवाल यही है। तो सांप्रदायिकता, जब इस बात का सवाल उठता है तो सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, मैंने कल की क्लास में ही आपको बता दिया था सांप्रदायिकता क्या है। चूँकि जब कोई समुदाय, ध्यान दीजिएगा, अपने हितों को बढ़ावा देने लगता है, याद रखिएगा, अपने हितों को अर्थात अन्य लोगों के हितों को दबाते हुए अपने हितों को बढ़ावा देने लगता है, तो इसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है? राजनीति में धर्म को अनन्य और पक्षपातपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। ये आपके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं। धर्म को पक्षपातपूर्ण माना गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया। क्यों? क्योंकि कोई पार्टी है तो इस धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है, कोई पार्टी इस धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है। आपने देखा ही होगा, आज के समय आप भी अपरिचित तो है नहीं, जानते ही होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? एक धर्म और उसके अनुयायी उसके विरुद्ध होते हैं। कब? सांप्रदायिकता की स्थिति में। जैसे आप आज के समय देख ही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम का विरोध करेंगे, मुस्लिम है तो हिंदू का विरोध करेंगे। ये चल रहा है कि नहीं इस समय? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, तुम्हारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, तुमने क्या कहा, तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे समूह के विरोध में है। मतलब ये लोग ऐसी मांग करते हैं ना कि वो दूसरे के विरोध में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सांप्रदायिकता शब्द क्या है। तो जब कोई समुदाय अर्थात समूह अपने हितों को अन्य समूहों के हितों पर क्या देने लगता है, बढ़ावा देने लगता है, तो इस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। यह स्थिति कब ज़्यादा खतरनाक होती है? जब ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। ये एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक दूसरे पर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। इनकी मांग जो होती है दूसरे समुदाय से क्या होती है? विरोधित होती है, विरोधाभास होता है इनमें। यह स्थिति तब जाके क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है और समस्यापूर्ण हो जाती है। याद रखिएगा, हिंसा का भावना यहीं से पैदा होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सत्ता का सदुपयोग शेष हिस्सों पर एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सदुपयोग नहीं, आप दुरुपयोग लिखेंगे। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग क्या कह रहा है? ये एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसा आपने पिछले अध्याय में श्रीलंका में पढ़ा हुआ था ना, श्रीलंका में क्या हुआ था? वहाँ जो सिंघली समुदाय था वो बहुसंख्यक था ना, उसने अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लिया और अल्पसंख्यक जैसे तमिलों को दबाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गई आपकी सांप्रदायिकता। फिर यहाँ पे बात उठी सांप्रदायिक राजनीति क्या है। तो जब भी आप लोग राजनीति में संप्रदाय का, धर्म संप्रदाय का प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। इसे हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। ये राजनीति का सबसे तुच्छ परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला तरीका है। याद रखिएगा, सबसे तुच्छ तरीका है धर्म के प्रति राजनीति करना, परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी को लाया जाता है। आपने खुद देखा होगा चुनावों के समय नेता लोग क्या क्या बोल जाते हैं। इस धर्म को गलत बोलते हैं, उस धर्म को सही बोलते हैं, कोई इसको सही बोलता है, कोई उसको सही बोलता है। ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते हैं। ठीक है, यह बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक समान होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग एक सामाजिक समुदाय से संबंधित नहीं हो सकते हैं। ये सब बातें आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको सांप्रदायिक राजनीति में जानना था कि जब राजनीति में संप्रदाय शब्द प्रवेश कर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सांप्रदायिकता इस धारणा को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग
एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते हैं। याद रखिएगा, इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना है या तो उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाना है। याद रखिए, क्यों जी? क्योंकि जो एक समुदाय है, जैसे मान लीजिए बहुसंख्यक समुदाय है, वो नियम कानूनों को अपने फायदे के अनुसार बनाएगा, अल्पसंख्यकों को फायदा नहीं देगा। इसीलिए अल्पसंख्यक विद्रोह करेंगे और वो सोचेंगे कि हमें अलग से कानून में स्थान मिलना चाहिए। जैसा आपने बेल्जियम में देखा था, वहाँ सभी समूहों का ध्यान रखा गया और सबको शासन में सहायता करने के लिए क्या दिया गया? स्थान दिया गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पे उन्होंने लोगों की महत्ता को समझा और अपने मॉडल को बदला, परंतु हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट शब्द दिख रहा है वो आ रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका 2022 में ये सवाल पूछा गया था आपसे। कब पूछा गया था जी? 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को बताने के लिए कोई 3 प्रावधान बताइए, कोई 3 प्रावधान बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और यह घटना जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब इसका यह है कि हम लोग राजनीतिक कार्यों से धर्म को दूर रखेंगे, राजनीतिक कार्यों से धर्म को दूर रखेंगे। ठीक है, तो जब हमारा भारत देश बना था तो हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास कर रहे थे। तो संविधान निर्माताओं ने ना सबको साधने की कोशिश की, अर्थात उन्होंने सोचा कि सब लोग हमारे यहाँ पे रहें। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग हमारे यहाँ पे रहें, किसी को दबाया नहीं जाएगा यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया कि भारत में, भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे आप देख रहे होंगे श्रीलंका में किसको बहुलता प्राप्त है? सिंहली लोगों को। और सिंहली लोग कौन सा धर्म मानते हैं? बौद्ध धर्म मानते हैं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया। पाकिस्तान में देखिए इस्लाम धर्म घोषित किया गया है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म घोषित किया गया है, परंतु भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आप पहले लिखेंगे कि चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। स्वतंत्रता के समय हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए। धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। इसको जरूर लिखिएगा, यही सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा गया है 6 नंबर में, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला नंबर लिखो, भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। हो गया। चलिए, उसके बाद दूसरा लिखेंगे। दूसरा नंबर, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को, सभी व्यक्तियों और समुदायों को, हो गया, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। हो गया। चलिए चौथा पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हैं उसी में। 3 पॉइंट आपसे पेपर में पूछा था, कम से कम आप 5 लिख लीजिए। तो लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा, किस स्वतंत्रता का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। हो गया ना? ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद आप लिखेंगे, भारत में कोई भी राज्य, हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। हो गया। जिसमें वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। जिसमें वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अब आपका शुरू होता है जाति और राजनीति। तो जाति क्या है? जाति क्या है, सबसे पहले हमें इसे जानना पड़ेगा। जाति की ही परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा लिखिए आप, जाति की। तो जाति क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे, मनुष्यों का ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम होता है। जिसका एक सामान्य नाम होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसकी सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है, अर्जित नहीं की जाती है। जिसकी सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है, अर्जित नहीं की जाती है। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ देखिए कहा जाता है पंडितवा है, यह हीरा है, हैं? ऐसे बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? तो मतलब आप समझेंगे कि एक कॉमन नेम दे दिया गया इनको, कि कोई व्यक्ति है तो ये पंडितवा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है। उसके बाद ये अहीरा है, तो ये कॉमन नेम है ना, यही तो जाति है। यही क्या है? जाति है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जाति और राजनीति। तो हमारे यहाँ आज के समय तो ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हैं? हम इस जाति के हैं तो हम इस पार्टी के हैं, हम इस जाति के हैं तो हमारी ये पार्टी है, हम इस जाति के हैं तो हमारी ये पार्टी है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और पार्टियाँ भी इसी का लाभ उठाती हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्टियाँ भी इसी का लाभ उठाकर जनता को एक दूसरे से लड़वाती रहती हैं, और जनता उसी में कटती मरती रहती है। ये लोग बाद में मिल जाते हैं। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि
जाति व्यवस्था में वंशानुगत और व्यवहारिक विभाजन को परंपरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सभी सदस्य एक सामाजिक समुदाय के रूप में रहते थे। किसी को भी अन्य रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने की अनुमति नहीं थी। तो कैसे किया गया था? जाति व्यवस्था में जो है परंपरा के अनुसार वंशानुगत विभाजन कर दिया गया था। और वही तो मैंने आपको बोला कि एक जाति के जो समूह के लोग थे वो एक ही समुदाय में रहते थे और इनको अलग कोई रीति रिवाज मानने की अनुमति नहीं थी। ये बात को याद रखिएगा। कह रहा है लोगों को एक समान व्यवसाय चुनने और अपनी जाति के समुदाय में ही विवाह करने की अनुमति दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये किसी दूसरी समुदाय के साथ अर्थात किसी दूसरी जाति के साथ विवाह भी नहीं कर सकते थे। वही तो आज के समय भी हमारे यहाँ चला आ रहा है कि आपको शादी करनी है तो अपनी ही जाति में करनी है, आप दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। ये गलत माना जाता है हमारे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, साथ ही अन्य समुदाय या जाति के साथ भोजन करने की भी अनुमति नहीं थी। आज भी हमारे यहाँ होती है ना कि हम पंडित हैं तो हम इस निम्न जाति वाले के साथ भोजन नहीं करेंगे, ये निम्न कास्ट का है, हम इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम इसके हाथ का पानी तक नहीं पियेंगे, ये इस कुर्सी को छू लेगा तो हम इस पर बैठेंगे नहीं, पानी छू देगा तो हम उसको पियेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमारे यहाँ आज भी तो ये विद्यमान है। जो तुच्छ लोग हैं, अभी पुराने जाति के लोग हैं, पुराने धर्म क्या बोलते हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, वो आज भी तो इस बात को मानते हैं। और इसी बात को कहा जाता है अस्पृश्यता। क्या कहा जाता है जी? अस्पृश्यता कहा जाता है। छुआछूत जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छुआछूत, ठीक है। तो अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता इसका एक सबसे तुच्छ रूप है। जातिगत असमानता का सबसे तुच्छ रूप है अस्पृश्यता, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को अछूत माना जाता है। पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को अछूत माना जाता है। इन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति भी नहीं है। इन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति भी नहीं है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे ना, तो उन्हें इस बात का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल नंबर 17 लिखा। आर्टिकल नंबर 17 लिखा और उसमें कहा कि भारत में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता मान्य नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी, कठोर सजा दी जाएगी, ठीक है, जिसे कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। तो किस आर्टिकल में है अस्पृश्यता का अंत? आर्टिकल नंबर 17 में है। किस में है? आर्टिकल नंबर 17 में है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अस्पृश्यता से जुड़े विभिन्न समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो इनके नाम आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अस्पृश्यता से जुड़े विभिन्न समाज सुधारक: ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, अर्थात पीवी रामास्वामी नायकर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने असमानता को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया और इन्होंने भारत के संविधान में भी इसको विशेष स्थान दिया, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रयास से आधुनिक समय में जाति और जाति व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ हद तक धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, परंतु अभी भी रूढ़िवादी समाजों में ये परंपरा बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक संभावना है कि आने वाली पीढ़ी तक ये चीज़ें और कम हो जाएंगी, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है, जातिवाद के पुराने विचार समाप्त करना, ठीक है। तो जातिवाद का आप पुराना विचार समाप्त कैसे कर सकते हैं? तो जातिवाद का पुराना विचार आपको समाप्त करना है तो बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास करना होगा, शहरीकरण करना होगा, साक्षरता देनी होगी, पढ़ाई लिखाई करानी होगी लोगों को। गाँव में जमींदारों की स्थिति को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि जमींदार जो लोग थे निम्न जाति के लोगों को अपने पैरों की जूती समझते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और जाति की जो पुरानी रूढ़ि धारणाएँ हैं कि ये इस जाति का है तो ऐसा ही कर सकता है, वो उस जाति का है वैसा ही कर सकता है, इसके विचारों को समाप्त करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में कहा है किसी भी जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगा दिया था। जाति व्यवस्था के अन्याय को दूर करने के लिए नीतियों की नींव रखी थी। फिर भी आधुनिक भारत में जाति के कुछ पुराने पहलुओं ने निरंतरता कायम रखी है। जैसे क्या लिखा हुआ है, अब भी अधिकांश लोग अपनी जाति या समुदाय में ही शादी करते हैं। अस्पृश्यता भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अस्पृश्यता समाप्त होने का मतलब है कि व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति से अपना विवाह कर सकता है और उसको हर व्यक्ति के साथ समान दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। ये होगा
अस्पृश्यता समाप्त होने का असली मतलब। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जो राजनीति है वो जाति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, राजनीति जो है वो जाति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीति में जाति, तो कह रहा है सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। मतलब राजनीति चाहती है, अर्थात राजनीतिक दल बताते हैं या चाहते हैं, उनका एक ध्येय होता है कि हमारी ही जाति इस राज्य में सब कुछ है, हमारी ही जाति इस राज्य में सब कुछ है, और कोई जाति कुछ है ये नहीं है। अगर वो कोई नियम कानून बनाता है तो अपनी जाति के हित को ध्यान में रखकर बनाता है। इसके कई पहलू हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। तो पहले नकारात्मक पहलू को देखिए, क्या लिखा हुआ है। देखिए, पार्टियां जब अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं तो अपनी जाति को ध्यान में रखकर, ध्यान दीजिएगा, जाति को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करती हैं। जैसे देखिए, कोई चुनाव होने वाला है किसी राज्य में कोई चुनाव होने वाला है, ठीक है, और उस राज्य को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब 4 लोग चुने जाएंगे। कितने लोग? 4 लोग। तो अब एक पार्टी थी, उसने यहाँ से एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना था, तो यहाँ से इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहेगी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, जो जाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी उसी जाति के व्यक्ति को वो उम्मीदवार बनाएगी। यहाँ पर उस जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगी जो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो ज़्यादा होगा उसको बनाएगी, यहाँ पर जो ज़्यादा होगा उसको बनाएगी। तो आज के समय हमारे यहाँ चुनाव के समय तो ऐसा ही होता है कि जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो इस प्रकार से चयन होता है कि उस क्षेत्र में उस जाति के कितने मतदाता हैं, जिस जाति के ज़्यादा मतदाता रहते हैं उसी व्यक्ति को वहाँ पर क्या किया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तय किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका नकारात्मक पहलू है। कैसे? चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो, अगर वो आपकी जाति का है, वहाँ की बहुल जाति का है, तो उसको नेता बना दिया जाएगा, और जब वो संसद में जाएगा तो गधों की तरह कुछ जानेगा ही नहीं है, गधे की तरह एकदम चुपचाप बैठा रहेगा। वैसे इसमें देखिए क्या कह रहा है, जब सरकारें बनती हैं तो राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित जगह दी जाए। वही कहानी कि इस जाति के इतने लोग होने चाहिए, जैसे मैंने कल आरक्षण की बात की थी आपसे, महिला आरक्षण कि संसद में इतनी महिलाएं होनी चाहिए, वैसे जातियों के भी आरक्षण होते हैं। अभी आपने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण को सुना होगा कि SC ST की इतनी सीट रहेगी, OBC की इतनी सीट रहेगी, EWS की इतनी सीट रहेगी, बाकी जो बचेगी उस पर सामान लड़ेगा, कटेगा, मरेगा। हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को विशेष स्थान देते हैं। तो वही बात है कि जैसे कोई आया अपनी जाति के प्रति ऐसी बात बोलेगा कि वहाँ की जो जनता है उससे ही जुड़ जाएगी। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछली बार जब गुजरात विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे मणिशंकर अय्यर नामक कांग्रेस के एक नेता थे, मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच बोल दिया था। तो नरेंद्र मोदी ने इसे अपने एक पावर के रूप में ले लिया और इन्होंने जाकर गुजरात में क्या कहा कि देखिए ये जो कांग्रेस वाले हैं ये गुजराती लोगों को नीच कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो गुजराती लोग भड़क गए और कांग्रेस के विरोध में आ गए। उन्होंने भाजपा को सपोर्ट कर दिया, जिससे भाजपा वहाँ पे आराम से जीत गई। तो देखिए, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं कि अपने समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान में रखते हैं। देखिए यहाँ पर भाजपा ने उनकी भावनाओं के साथ खेला और जीत प्राप्त करने में मदद मिली उसको। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ राजनीतिक दलों को कुछ जातियों के मददगार और उनके प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है। सही बात है, कुछ राजनीतिक दल, हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनते हैं वो जाति को ही तो ध्यान में रख के बनते हैं। जैसे हमारी समाजवादी पार्टी है, यादव जी को लोग की ध्यान में रखती है। जो मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी है, लोअर कास्ट के लोगों को ध्यान में रखती है। जो भाजपा है, भाजपा अपर कास्ट के लोगों को ध्यान में रखती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे जो राजनीतिक दल है वो जातियों के मददगार, उनके प्रतिनिधि देखे जाते हैं।
ठीक है, मतलब इससे लग जाता है कि हाँ अब इस जाति का बोलबाला यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये इसका कैसा पहलू है, नकारात्मक पहलू है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सकारात्मक पहलू क्या क्या है, जरा इनसे भी देख लिया जाए, इनसे भी रूबरू हो लीजिए। क्या लिखा हुआ है सकारात्मक पहलू में, व्यक्ति के एक मत की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए क्या हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ये नीचे आपको दिख रहा है, देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और एक से अधिक समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर एक सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं। ये सवाल अभी आपका 2023 में पूछा गया सवाल था, ध्यान दीजिएगा। भारत में जो चुनाव हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, जातियों पर ही निर्भर करते हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने का सुझाव दीजिए, इस स्थिति से छुटकारा पाने का सुझाव दीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे 2023 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि सबसे पहले वहाँ पे जो सवाल आपसे 2023 में पूछा गया था कि भारतीय समाज में जो है, ध्यान दीजिए, भारतीय समाज में नहीं, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं और इस स्थिति से छुटकारा पाने का सुझाव कीजिए। तो सबसे पहली बात की पूछ रहा है, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे कि चूँकि हमारे विशिष्ट या विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु कुछ राज्यों में कुछ जातियां बहुसंख्यक में हैं, कुछ जातियां बहुसंख्यक में हैं। अतः ऐसे राज्यों में जो चुनाव हैं, अतः ऐसे राज्यों में जो चुनाव हैं किस पर निर्भर करते हैं, जातियों पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि वहाँ का जो राजनीतिक दल होता है वो उसी जाति को साधना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अगर इस जाति को अपने में मिला लूँगा तो मैं यहाँ का राजा मुखिया बन जाऊँगा। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद क्या कहा गया कि इससे छुटकारा पाने के उपाय बताइए। तो छुटकारा पाने का उपाय क्या है, सबसे पहला चीज़ कि जब हम चुनाव कराने जाएं तो चुनाव के समय जाति शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए। ध्यान दीजिएगा, चुनाव के दौरान जाति शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दलों को किसी एक जाति को पक्षपात करने का, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों पर किसी एक जाति के प्रति पक्षपात करने का रोक लगाई जाए कि आप लोग किसी एक जाति को ही बढ़ावा नहीं देंगे, आप लोग उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट उसमें कहा जाए कि आपको सभी जातियों को एक समान महत्व देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी राज्य में जातिगत जनगणना कराई ही नहीं जानी चाहिए, जातिगत जनगणना कराई ही नहीं जानी चाहिए, जिससे जातियों का पता ही नहीं चलेगा। केवल व्यक्ति पता चले, व्यक्ति कि इस क्षेत्र में इतने व्यक्ति हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, गरीब और अमीर की बात की जाए, वो जाति होनी चाहिए। याद रखिएगा, तब जाके ये राजनीतिक दल सही से सुधार कर पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जो चुनाव है वो राजनीति पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियाँ एक ही जाति के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए खड़ा कर सकती हैं। तो ये चीज़ पे रोक लगनी चाहिए, ये चीज़ पे रोक लगनी चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है कि सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। वही कहानी है कि अगर हमारे यहाँ जातियाँ नहीं होती, जातिगत विभिन्नता नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, सब उनके पसंद के होते और आराम से चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा
ये मैं प्रश्न लेके आया था। यहाँ पर देखिएगा, भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये अब भी 2023 में आपसे पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारतीय समाज में सिर्फ जाति पर ही आधारित है। भारतीय समाज अब भी जाति पर आधारित है। जातिवाद क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैंने आपको बताया कि जाति क्या है। तो जातिवाद क्या है, अपने समूह के लोगों को या अपने समूह के लोगों के हितों को देखना, केवल अपने समूह के लोगों को हितों को देखना जातिवाद कहलाता है। ठीक है, अर्थात ऐसा समूह या ऐसा प्रक्रिया या वह क्रिया जिसमें केवल एक ही समूह के लोगों को क्या माना जाता है, प्रबल माना जाता है, और बाकी लोगों को अपने से नीचे माना जाता है, यह जातिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। ठीक है, भारत में जातिवाद की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। भारत में जातिवाद की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। देखिए, शादी विवाह, कामकाज, खान पान के उद्देश्यों के लिए, सामाजिक समूहों में लोगों का संगठन क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। ठीक है, भारतीय सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं, किसी न किसी तरह का श्रम विभाजन मौजूद है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। ठीक है, कहने का मतलब जाति व्यवस्था, जाति आपकी एक फिक्स हो गई है। अब उसमें जो पैदा होगा वो उसी जाति का रहेगा, किसी दूसरी जाति का नहीं होगा, भले वो कोई भी काम कर ले, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक जाति के समूह के लोग मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग अलग सामुदायिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चे की न तो शादी हो सकती है, न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी बस्ती में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो ये भी तो हमारे यहाँ है ही। आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, बस एक बार अपनी कॉपी में आप इसको लिखिए और अपने बोल कर सुनिए, समझिए, और आपको पेपर में क्या लिखना है ये आप तय करिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशों के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, भारतीय जाति प्रथा और आर्थिक सामर्थ्य में बहुत ही निकट संबंध है। मतलब ये इस जाति का है तो उनका आर्थिक कार्य ये होगा, इस जाति के हैं तो उनका आर्थिक कार्य ये होगा। ठीक है, ये चीज़ है हमारे यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो ये प्रकार से हमारा ये सवाल था, ये आप देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरी सवाल में आपको 2023 में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, फिर यहाँ पे एक ये सवाल आपके लिए बढ़िया सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। 4 नंबर का सवाल है ये, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए 3 कदमों के सुझाव दीजिए। तो 3 कदम कौन कौन से हैं? निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा था, महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि महिलाओं के लिए महिला आरक्षण के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित करनी चाहिए। ये तो वही था। राजनीति में राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व में उचित हिस्सा दें। पार्टियों में ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को उचित हिस्सा देना चाहिए, और महिलाओं की भी साक्षरता दर को बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आप देख ही रहे थे कल की क्लास में, महिलाओं की साक्षरता अभी भी बहुत कम है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर ये वाली कहानी वही मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के किन्हीं 4 प्रावधानों का उल्लेख करिए जिनके कारण पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो पहला था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह भी मैंने आपको बताया, बस एक बार आप इसको देखना चाहिए आपको कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे आपको श्रीलंका में मैंने बताया बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी पालन कराने का जिम्मा किसको दिया गया है? न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। याद रखिएगा, अगर संसद इस पर रोक लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती। उसके बाद नागरिक समानता, अर्थात हमारे यहाँ सभी नागरिकों को समानता दी गई है, छुआछूत की अनुमति नहीं दी गई है, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं माना गया है, सबको बराबर माना गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, धर्म में राज्य का दखल, क्या कह रहा है,
भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ठीक है, धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। अर्थात अगर कोई धर्म अपने आप को ज़्यादा ऊपर उठता है तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है कि आप ज़्यादा मत कूदिए, सभी धर्मों को समानता से देखना चाहिए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये आपके कुछ सवाल जो थे पेपर में पूछे गए थे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, और कुछ सवाल मैंने आपको सिलेबस में ही बता दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे जो मैंने आपको कल परसों की क्लास में ही बता दिए हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए उमंग के साथ। तो आज के लिए पढ़ाई करते रहिए। चलिए।